क्या कोई देश सिर्फ ऊंची इमारतें और चमकती हुई अर्थव्यवस्था बनाकर विकसित कहला सकता है अगर उसी देश के मासूम छात्र बुनियादी सुरक्षा के अभाव में जिंदा जलने को मजबूर हों? नमस्कार, द हिंदू के आज के इस बेहद महत्वपूर्ण एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक देश की दो सबसे बड़ी सच्चाइयों को झकझोरता है, विकसित और सुरक्षित। ये है लखनऊ की आग पर ये आज का टॉपिक है। लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी इस भीषण आग ने न केवल 15 मासूमों की जान ली बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे कि कैसे बिना नियम कायदों के चल रहा कोचिंग्स का यह धंधा बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहा है। इलेक्ट्रिकल फायर या शॉर्ट सर्किट के पीछे छिपे असली तकनीकी कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात, क्यों एक विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा है जब तक हम एक सुरक्षित भारत का निर्माण नहीं कर लेते, क्योंकि सुरक्षा नियमों को लागू न करने की लापरवाही की कीमत इंसानी जानों के नुकसान से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इस गंभीर और यूपीएससी के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण एडिटोरियल की एक एक लाइन को गहराई से डिकोड करने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल। जैसा कि आप देख रहे हैं, विकसित एंड सुरक्षित, ये जो है, ये दो शब्द को एक साथ जोड़कर ये बताने की कोशिश की गई है इस एडिटोरियल में कि कोई भी देश तब तक पूरी तरह विकसित नहीं कहला सकता जब तक कि वो अपने नागरिकों के लिए सुरक्षित ना हो। ठीक है, और ये शीर्षक, जैसा कि आप जान रहे हैं, लखनऊ में लगी हालिया आग की त्रासदी के संदर्भ में लिखा गया है, जहां सुरक्षा नियमों की अनदेखी के कारण जो है कई मासूमों की जान चली गई है। सब हेडलाइन जो है वो द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन, ये जो इनएक्शन जो मतलब कि निष्क्रियता कह सकते हैं आप, द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन ऑन सेफ्टी इशू को लेकर जो इनएक्शन है उसकी जो कीमत है वो कहीं ज़्यादा इज मोर देन दैट ऑफ इन्फोर्समेंट। दैट ऑफ मतलब ये कॉस्ट ऑफ, ठीक है ना, ये दैट जो है ना ये आपका प्रोनाउन है, ठीक है, ये आपका कॉस्ट के लिए है, द कॉस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट। जितना आपको लागू करने में जितना कॉस्ट आता है उससे कहीं ज़्यादा जो है कॉस्ट ऑफ इनएक्शन जो है सेफ्टी इशू के लिए वो ज़्यादा है। कहने का ये मतलब है कि जब हम सुरक्षा के नियमों को ताक पर रख देते हैं या उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो उसके बाद जो तबाही होती है, जैसे लोगों की जान जाना, संपत्ति का नुकसान होना, उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। इसके मुकाबले अगर देखें तो सरकार या प्रशासन नियमों को कड़ाई से लागू करे, यानी कि इन्फोर्स करे, तो उसमें थोड़ा पैसा या मेहनत जरूर लग सकती है, लेकिन वह नुकसान के मुकाबले बहुत कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लखनऊ फायर, अब आता है लखनऊ फायर से, ठीक है, लेकिन हम लोग पहले एक वर्ड्स कर लेते हैं। आइए वर्ड्स कर लेते हैं, तब हम ये शुरू करेंगे। वर्ड्स कर लेते हैं पहले। इनएक्शन या निष्क्रियता या ढिलाई, पैसिविटी, इनर्सिया या नेग्लेक्ट साइनो है, इसका एंड हो जाएगा एक्शन, डिलीजेंस या फिर एक्टिविटी। इन्फोर्समेंट मतलब प्रवर्तन या नियम लागू करना, ठीक है, इसका मतलब इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन या फिर इम्पोजिशन, एंड हो जाएगा नेग्लेक्ट, इवेशन या वायलेशन। पेरिल मतलब गंभीर खतरा या जोखिम, यानी कि डेंजर, हैजर्ड या फिर जियोपार्डी, एंड हो जाएगा सेफ्टी, सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन। एस्पिरेशन मतलब आकांक्षी या महत्वाकांक्षी, मतलब किसी की स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है कोई चीज़ को प्राप्त करने का, जिसको एम्बिशियस कर सकते हैं, ड्रिवन कर सकते हैं, पर्पसफुल कर सकते हैं, एंड हो जाएगा अनएम्बिशियस, कंटेंट या फिर एपेथेटिक, ठीक है। प्रोलिफरेट का मतलब तेजी से बढ़ना, फलना फूलना, जिसको कह सकते हैं मल्टीप्लाई, मशरूम या फिर बर्जियन, एंड हो जाएगा डिक्रीज, ड्विंडल या फिर डिमिनिश। सोफिस्टिकेटेड मतलब परिष्कृत, जटिल, आधुनिक, एडवांस्ड, कॉम्प्लेक्स, इंट्रिकेट या रिफाइंड, इसका एंड हो जाएगा प्रिमिटिव, सिंपल या क्रूड। रिगरस का मतलब कठोर, अत्यंत सटीक, जिसको कह सकते हैं थॉरो, मेटिकुलस या स्ट्रिंजेंट, एंड हो जाएगा केयरलेस, लैक्स या सुपरफिशियल। रेमेडी का मतलब उपचार, आप कह सकते हैं समाधान, सॉल्यूशन, क्योर या रिड्रेस, एंड हो जाएगा डैमेज, हार्म, एफ्लिक्शन। इंपैरेटिव अनिवार्यता, अत्यंत आवश्यक, नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, प्री रिक्विजिट, एंड हो जाएगा ऑप्शन, लग्जरी या फिर चॉइस। सप्रेशन का मतलब दबाना या बुझाना या रोकना, एक्सटिंग्विशमेंट या फिर क्वैशिंग या फिर आपका सबड्यूइंग, एंड हो जाएगा इंसाइटमेंट, कल्टिवेशन या
फ्रीडम। ऑन अ रेजर्स एज या ऑन अ नाइफ्स एज दोनों होता है, ठीक है ना। इसका जो मतलब होता है बेहद नाजुक मोड़ पर होना या आधार में लटकना या गंभीर अनिश्चितता की स्थिति में होना, ठीक है। यानी कि ड्यू टू डिलेड रेंस की वजह से और सर्जिंग हीट वेव्स की वजह से जो है द क्रॉप ईल्ड्स जो है फॉर दिस सीजन आर रेस्टिंग ऑन अ रेजर्स एज, ये जो है अधर में लटका हुआ है या बेहद नाजुक मोड़ पर है, यानी कि अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है, ठीक है। कि पेस विथ मतलब कदम से कदम मिलाकर चलना, तालमेल बिठाना, इसको कह सकते हैं आप, ठीक है। जो ट्रेडिशनल कॉलेजेस जो होते हैं मस्ट अपग्रेड देयर सिलेबस, उनको अपने सिलेबस को अपग्रेड करना चाहिए ताकि जो है वो ताल से ताल मिला के चल सके जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो एडवांसमेंट हो रहा है उससे, ठीक है। कंसील मोर देन इट रिवील्स, जितना आप मतलब कि उजागर करते हैं उससे ज़्यादा छुपा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। इसका मतलब है कि सच्चाई को सामने लाने के बजाय उस पर पर्दा डालना या गहरी कमियों को छिपाना, ठीक है। यानी कि ब्लेमिंग द ट्रेजेडी मेयरली ऑन अ शॉर्ट सर्किट, केवल शॉर्ट सर्किट पर जो है इस ये जो हादसा है या जो त्रासदी है उस पर उसको मरना केवल शॉर्ट सर्किट के ही कारण पर, ये कहीं ज़्यादा छिपाता है इसके बजाय कि उजागर करे अबाउट द मैसिव रेगुलेटरी लैप्सेस के बारे में, ठीक है ना। यानी कि जो प्रशासनिक और कानूनी ढिलाई है ना उसके बारे में सच्चाई को उजागर करने से ज़्यादा ये छिपाता है। रूट कॉज एनालिसिस का मतलब मूल कारण विश्लेषण, यानी कि किसी समस्या या हादसे की जड़ तक जाकर मुख्य वजह का पता लगाना, ठीक है। तो इंडिया नीड्स अ टीम ऑफ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, उसको जो है ना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम चाहिए, ज़रूरत है, जो कैपेबल हो कंडक्ट करने के लिए थॉरो रूट कॉज एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर्स, ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल फायर्स है ना, जो क्या कहेंगे आप उसको, जो इलेक्ट्रिकल फायर्स की वजह से जो आग लगती है तो उसके जो रूट कॉज है उसको आप जाके पता लगा सकें, ठीक है, ये किस वजह से हुआ है। और स्कैप डेमोलिशन का मतलब होता है जो अवैध जो निर्माण होने के बावजूद है उसको ढहाए जाने या तोड़े जाने से बच निकलता है, जो उसके बारे में है। इवन आफ्टर रिसीविंग मल्टीपल लीगल नोटिस फ्रॉम म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है, द अनऑथराइज्ड बिल्डिंग जो है स्कैप डिमोलिशन फॉर ईयर्स, कई सालों तक जो है वो उसको तोड़े नहीं जाते हैं, वो उससे बच जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं एडिटोरियल की तरफ। तो एडिटोरियल में क्या कह रहा है, द लखनऊ फायर, ये लखनऊ में जो आग लगी थी जिसमें 15 लोग मारे गए, जिसमें ज़्यादातर जो है स्टूडेंट्स थे और 5 अन्य भी जो है इसमें घायल हुए हैं। ये कैप्चर्स करता है, कैप्चर्स मतलब ये आपके क्या कहते हैं, कैप्चर्स करता है जो तस्वीर है, बोथ द प्रॉमिस, जो उम्मीदें हैं और जो खतरे हैं, पेरिल्स ऑफ एस्पिरेशनल इंडिया, यानी कि ये जो है आज के बदलते जो भारत की 2 अलग अलग तस्वीरों को एक साथ इसमें दिखाया जा रहा है। वो क्या है, एक तरफ जो आकांक्षी भारत है, यानी कि जो काफ़ी जिनको जो है प्रॉमिसेस हैं, यानी कि उम्मीदें हैं, जहाँ छोटे शहरों के युवा जो है आगे बढ़ने और पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटरों में आ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इसका पेरिल यानी कि खतरा भी है, जहां बिना किसी योजना और सुरक्षा के ये सेंटर धड़ल्ले से चल रहे हैं और बच्चों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। तो ये बात कहने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। तो आप चलते हैं आगे में। इट रिफ्लेक्ट्स, ये दर्शाता है, ये रिफ्लेक्ट्स करता है अब बूमिंग एजुकेशन इकोनॉमी को, जो कि बिल्ट अराउंड, ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि विच इज़ बिल्ट अराउंड, जो बिल्ट अराउंड है किसके, ग्रोइंग सर्विसेज सेक्टर की तरफ, ठीक है ना। ये ग्रोइंग सर्विस सेक्टर के आसपास ये इसको बनाया गया है, बट ऑल्सो द अनप्लैंड अर्बन ग्रोथ, लेकिन इसके साथ साथ जो है क्या है, एक अनप्लैंड अनियोजित जिसको कह सकते हैं अर्बन ग्रोथ हुआ है और रेगुलेटरी फेलियर्स हुआ है, मतलब नियामक व्यवस्था की धज्जी उड़ी है, दैट ऑफन कंपनी इट, जो प्राय जो है इसके साथ होता है। कहने का ये मतलब है कि ये हादसा जो है ये दिखाता है, रिफ्लेक्ट करता है कि हमारे देश में जो शिक्षा का जो व्यापार है, जो इकोनॉमी है, वो वो जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जो कि सर्विसेज सेक्टर जो है, यानी कि जैसे कि आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब पर ये इसके आसपास जो है वो बनाया गया है या इस पर टिका है। लेकिन साथ ही साथ क्या है कि इसके साथ क्या है कि बट ऑल्सो द अनप्लैंड अर्बन ग्रोथ, लेकिन साथ ही साथ क्या है कि एक इसका काला जो पहलू है वो क्या है, शहरों का जो है ना बिना किसी योजना के फैलना, यानी कि अनप्लैंड अर्बन ग्रोथ हो रहा है।
और क्या हो रहा है कि रेगुलेटरी फेलियर्स हो रहा है, यानी कि सरकारी विभाग और जो कानून का जो है पूरी तरह से फेल हो जाना, जो अक्सर ऐसी अंधी तरक्की के साथ मुफ्त में चले जाते हैं। तो ये चीज़ मतलब कि साथ साथ हो रहा है। ठीक है, इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है, जो युवा लोग हैं, ठीक है, ईगर मतलब उत्सुक रहते हैं क्या करने के लिए, स्किल्स एक्वायर करने के लिए और अपने इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स को, जो आर्थिक जो संभावना है उसको सुधारने के लिए हैज़ फ्यूल्ड, इसने जो बढ़ाया है अन इकोसिस्टम ऑफ कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग सेंटर्स का एक जाल एक बना दिया है इसकी वजह से, एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का भी, ठीक है ना, मैनी ऑफ विच, जिनमें से कई सारे जो है ना वो मतलब संचालित करते हैं आउटसाइड फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। ये जो फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के जो कानून के तहत या नियम कायदे जो हैं उसके बाहर ही ये अपने आप को ऑपरेट करते हैं और रिक्वायर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और ये कोचिंग चलाने के लिए बहुत ही कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है बहुत कम होता है, और ये जो है ना हाई प्रॉफिट्स भी पैदा करता है। ठीक है, मतलब कहने का ये बात है कि भारत में युवा तो बहुत सारे हैं, वे सभी अच्छी नौकरी पाने के लिए जो स्किल से, जो हुनर है ना, उसको पाना चाहते हैं, उसको सीखना चाहते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति या आर्थिक संभावना को सुधारना चाहते हैं। तो उनकी ये चाहत और ज़रूरत जो है, देश में कोचिंग सेंटर को जो है ना हैज़ फ्यूल्ड, उसको क्या किया है, एक पूरा जाल बिछा दिया है, एक पूरा एक इकोसिस्टम तैयार कर दिया है कोचिंग सेंटर्स का और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है, लेकिन सच्चाई क्या है कि मैनी ऑफ विच ऑपरेट, इनमें से जो है ना ज़्यादातर जो सेंटर जो है बिना किसी सरकारी नियम कायदे यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के बाहर, ठीक है, आउटसाइड फॉर्मल रेगुलेटरी नियम कायदे जो आपका सरकारी नियम कायदे हैं ना, यानी कि फॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स है, उसके बाहर ही ये अपने आप को मतलब कि चला रहे हैं। ठीक है, अवैध रूप से चल रहे हैं। ठीक है, और इसे खोलने के लिए बहुत कम पैसा लगता है। ठीक है, रिक्वायर लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड जनरेट, और ये जो है भारी मुनाफा एक तरीके से कहिए वो इसमें कमाई होती है। ठीक है, एज एडवांसेस, ठीक है, एज एडवांसेस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये देखिए जो प्रगति हुई है आर्टिफिशियल एआई में, ये जो है थ्रेटन करता है रिसेप करने के एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स का। ठीक है ना, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स जो है ना, एक सिलसिला जो आ रहा है उसको रिशेप बदलने का। ठीक है ना, वो मतलब कि एक तरीके से उसके लिए खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवांसमेंट से, एंड फॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को तालमेल बिठाने से उन स्कूल से जो रिक्वायर्ड है। सच सेंटर्स आर लाइकली टू प्रोलिफरेट, तो ऐसे में जो है ना इस प्रकार के जो सेंटर्स हैं वो फलते फूलते हैं, प्रोलिफरेट करते हैं। मतलब कहने का ये मतलब है कि आर्टिफिशियल जैसे जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे बढ़ रहा है, एडवांस हो रहा है, ठीक है ना, वैसे वैसे नौकरियों के तरीके बदलने का खतरा मंड रहा है। ठीक है ना, वैसे वैसे जो है जो एम्प्लॉयमेंट का जो पैटर्न है वो बदल रहा है। ठीक है, हमारे जो पुराने अनफॉर्मल जो मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो पुराने मतलब कि और औपचारिक जो स्कूल कॉलेज हैं ना, वे क्या कर रहे हैं टू के मतलब कि स्ट्रगल, वो उनको संघर्ष करना पड़ रहा है, मतलब मतलब बहुत दिक्कतें हो रही है उनको टू कीप पेस विथ स्किल रिक्वायरमेंट्स, मतलब कि जो इस हुनर की जो ज़रूरत है उसको उतने तेज़ी से, या टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी और हुनर दोनों जो है वो तो समय के साथ बदलती हुई जो टेक्नोलॉजी और हुनर की ज़रूरतों को उतनी तेज़ी से नहीं अपना पा रहे हैं, उसमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या होता है, नतीजा ये होता है कि जो प्राइवेट कोचिंग है और ट्रेनिंग सेंटर जो है, ठीक है, और भी ज़्यादा से तेज़ी से मतलब कि पैदा होंगे और फैलेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, क्योंकि जो युवा हैं, जो यंग लोग हैं, वो शॉर्टकट तरीके से स्किल सीखने के लिए इन्हीं के पास भागेंगे। ऑब्वियस है ये चीज़, क्योंकि आप तो ये चीज़ दे नहीं पा रहे हैं ना, खासकर सरकारी स्कूल में तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, या सरकारी कॉलेजेस में। कुछ कॉलेजेस की बात छोड़ दिया जाए जहाँ दिल्ली वगैरह जैसे है, तो लेकिन जो जैसे आप ये पूर्णिया की क्षेत्र में, तो यहाँ पर तो ऐसा कोई भी है नहीं। ठीक है, यहाँ पर कॉलेजेस में ऐसे होते हैं कि आप जाइए और डिग्री आपको ऐसे ही मिल जाती है। अब इसके पीछे क्या है नहीं है वो, अब इसके बारे में क्या कहा जाए,
The three-story building where the fire occurred was reportedly not authorized for commercial use. हमने तो कई ऐसे विद्यार्थी को देखे हैं जो इंग्लिश इन एमए है, लेकिन इंग्लिश उसकी जो है बिल्कुल ABCD भी नहीं पता उनको। तो ऐसे भी लोग हैं जो कि हमारे जो यूनिवर्सिटी हैं उनका जो है ये एक प्रोडक्ट है। द थ्री-स्टोरी बिल्डिंग जो है, ये 3 मंजिला बिल्डिंग जो है, इमारत जो है, वेयर द फायर अकर्ड, जहाँ पर ये आग लगी थी, वॉज रिपोर्टेडली, वो खबरों के मुताबिक जो है वो ऑथराइज नहीं था कमर्शियल यूज़ के लिए, यानी कि जो व्यवसाय के लिए जो है ना ये उपयोग के लिए ये ऑथराइज नहीं था। ये फिर भी जो है ये जो है डिमोलिशन से बच गया, यानी कि इसको ढाया नहीं गया, डिस्पाइट रिपीटेड नोटिसेस, यानी कि कई बार इसको नोटिसेस दिए गए, फिर भी जो है इसको ढाया नहीं गया। यानी कि ये 3 मंजिला इमारत जो थी, खबरों के मुताबिक उस बिल्डिंग को व्यावसायिक इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी, वो रहने के लिए थी एक्चुअल में। इसके बावजूद जो है नगर निगम या स्थानीय प्रशासन द्वारा जो बार बार नोटिस दिए जाने के बाद भी उस बिल्डिंग को तोड़ा नहीं गया, यह साफ बताता है कि भ्रष्टाचार और प्रशासनिक ढिलाई वहाँ पर मौजूद है, अकॉर्डिंग टू द FIR। अब कहा जा रहा है कि ये FIR जो दर्ज किया गया है, यानी कि यह स्थानीय प्रशासन और जो नगर निगम जो है इस हादसे के बाद जो पुलिस केस यानी कि FIR जो दर्ज कराया है, उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू उसके मुताबिक, ठीक है, नीदर द ऑनर्स, ना तो ऑनर्स ना ही बिजनेसेस ऑपरेटिंग देयर, जो वहाँ पर ऑपरेट कर रहे थे, यहाँ ऑपरेटिंग जो है वहाँ पर एक पार्टिसिपल है जो एक तरीके से ये बिजनेसेस और ऑनर्स की बात कर रहा है। तो उसने जो है एडिक्वेट प्रोविजंस नहीं किए थे फॉर फायर सेफ्टी के लिए, ठीक है, यानी कि इसके मुताबिक जो है आग से बचने के कोई इंतजाम नहीं थे बिल्डिंग में, ठीक है। दोष सिर्फ एक का नहीं था, ना तो मकान मालिक यानी कि जो ऑनर्स हैं और ना ही वहाँ चल रहे कोचिंग सेंटर या बिजनेस चलाने वालों ने आग बुझाने के उपकरण, इमरजेंसी गेट या सुरक्षा का कोई उचित बंदोबस्त किया हुआ था, ठीक है ना। एडिक्वेट प्रोविजंस बिल्कुल नहीं किया हुआ था। दोनों ने मिलकर जो है नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी थी, ठीक है। तो ऐसे में ये ऐसा केस जो है आम है। तो वही बोल रहा है कि सच वायलेशन, इस तरह के जो वायलेशंस होते हैं आर कॉमन, ये आम बात है अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में। वेयर कमर्शियल, जहाँ पर कमर्शियल और एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो होते हैं हैव लिटिल रिगार्ड, उसका कोई भी मतलब कि वो परवाह ही नहीं करते हैं बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स का, ठीक है। मतलब ये कोई आम मतलब कि एक अकेली या नई घटना नहीं है। इस तरह की अवैध हरकतें और नियमों का उल्लंघन पूरे भारत में एक आम बात है। हमारे देश में जो व्यापारिक जगह होते हैं ना, जैसे दुकान होते हैं, मॉल्स होते हैं और पढ़ाई लिखाई के संस्थान जो होते हैं जैसे स्कूल कोचिंग होते हैं, उसको चलाने वाले लोगों के मन में बुनियादी सुरक्षा नियमों के प्रति कोई सम्मान या परवाह नहीं होती है। लिटिल रिगार्ड, लिटिल जो होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है ना। लिटिल रिगार्ड फॉर बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स के लिए कोई मतलब कि उनको परवाह नहीं होती, कोई सम्मान नहीं होते। वे पैसे के चक्कर में जो होता है क्या करते हैं, सुरक्षा की पूरी तरह नज़रअंदाज कर देते हैं। चलिए दूसरे पैराग्राफ में चलते हैं आके। द लखनऊ इंसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ डिस्टर्बिंग पैटर्न। ये जो लखनऊ इंसिडेंट जो है ना, ये एक हिस्सा है ऑफ अ डिस्टर्बिंग पैटर्न। ये जो पैटर्न बोलते हैं ना, सिलसिला जो एक मतलब चला आ रहा है, ठीक है ना। तो लखनऊ में जो हुआ है ना, वो कोई अचानक से कोई एक इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही परेशान और विचलित कर देने वाला जो है ना एक डिस्टर्बिंग पैटर्न, यानी कि एक सिलसिला का हिस्सा है, ठीक है। इसका मतलब है कि देश के अलग अलग कोनों में ऐसी घटनाएं लगातार एक जैसी लापरवाही के कारण हो रही है, बार बार हो रही है। दिस समर हैज़ विटनेस, इसी गर्मी के दौरान, इसी गर्मी के मौसम के दौरान क्या हुआ है, हैज़ विटनेस्ड अ सक्सेशन ऑफ मेजर फायर एक्सीडेंट्स अक्रॉस द कंट्री। सक्सेशन मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। इसी गर्मी के मौसम में जो है ना पूरे देश में एक के बाद एक कई बड़े अग्निकांड हुए हैं, ठीक है ना। जैसे मतलब कि वो किसी अस्पताल में लगी आग हो, जैसे कि आप मुजफ्फरपुर में लगी थी ना, और गेमिंग जोन में भी लगी आग, ठीक है, और कोचिंग सेंटर में जो अभी हुआ, ठीक है। तो इस मौसम ने देश भर में हादसों की एक पूरी कतार मतलब कि देखा है, विटनेस किया है, ठीक है।
पब्लिक अटेंशन। अब लेकिन इसमें क्या होता है कि लोगों का जो ध्यान होता है ना, वो प्राय क्या होता है, वो चला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजेंस पर चला जाता है कि प्रशासन की क्या कमियां थी, क्या नहीं थी। तो ये जनता और मीडिया का पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर चला जाता है कि प्रशासन के या अफसरों ने क्या लापरवाही की। लेकिन ये होता क्या है कि ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन जो है फ्रीक्वेंटली एंड विद द फ्रेज इलेक्ट्रिकल फायर, लेकिन होता क्या है कि जो आधिकारिक जो स्पष्टीकरण आता है, जो बयान आता है, वो अक्सर बिजली की आग वाले फ्रेज के साथ ही वो ख़त्म हो जाता है कि अच्छा वहाँ बिजली के इलेक्ट्रिकल फायर की वजह से या शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वहाँ आग लगी होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये इलेक्ट्रिकल फायर जो है ना, एक धंधा बन गया है, एक तरीके से जो है ना, क्या कहेंगे आप उसको, एक बहाना बन गया है कोई चीज़ को छुपाने का। ठीक है, ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन होता है दैट ऑफन कंसील्स मोर देन इट रिवील्स। ये एक ऐसा डिस्क्रिप्शन है जो जितना ये उजागर नहीं करता उससे ज़्यादा कहीं ये छिपा लेता है। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल जो फायर का ठप्पा है, ये असलियत को सामने लाने के बजाय असली गलतियों और गहरी कमियों को छिपाने का ही काम करता है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें नियम ही ऐसा बना हुआ है। चलिए, इलेक्ट्रिकल फायर्स कैन अराइज फ्रॉम सेवरल आइडेंटिफाइबल कॉजेज। अब बड़ा एक अच्छा लाइन है ये, ठीक है ना, ये बड़ा ही टेक्निकल लाइन्स है। इलेक्ट्रिकल फायर जो है ना, ये होता है कहाँ से, मतलब कि कई सारे पहचान किए जाने योग्य कारण से ये होता है, जिसमें शामिल है ओवरलोडेड सर्किट्स जो कि कॉज्ड बाय ग्रोइंग यूज ऑफ अप्लायंसेस से होता है, हार्मोनिक करेंट्स जो कि जनरेट होता है यानी कि पैदा होता है सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट से, जो लोकलाइज्ड हॉटस्पॉट्स बनाता है ठीक है, और पुअर क्वालिटी वायरिंग से होता है, एंड द एब्सेंस ऑफ आर्क फोर्स प्रोटेक्शन डिवाइसेस से होता है। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ ये चीज़, ये बड़ा टेक्निकल लाइन है। चूँकि आप यहाँ पर जो है शॉर्ट सर्किट कहकर जो बात ख़त्म नहीं की जा सकती है। बिजली से लगने वाली आग के कई ऐसे कारण होते हैं जिन्हें ढूंढा और रोका जा सकता है। ये आइडेंटिफिएबल है, जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। ये कारण पहला जो है वो क्या बताया जा रहा है कि ओवरलोडेड सर्किट्स। ठीक है, ओवरलोडेड सर्किट्स में क्या होता है कि जब हम एक ही लाइन पर एसी, फ्रिज जैसी बहुत सी मशीनें चला देते हैं तो ये ओवरलोडेड सर्किट्स होता है। ठीक है, क्योंकि ग्रोइंग यूज ऑफ अप्लायंसेस से होता है ये चीज़। ठीक है, दूसरा है हार्मोनिक करेंट्स। ठीक है, हार्मोनिक करेंट्स या और हॉटस्पॉट्स जो होता है भैया, वो क्या होता है कि बिजली के जो वेव फॉर्म को बिगाड़ देते हैं। जो महंगे कंप्यूटर्स होते हैं, जो आधुनिक कंप्यूटर जो उपकरण होते हैं, वो बिजली के वेव फॉर्म को बिगाड़ देते हैं, जिससे तारों के अंदर कुछ खास जगहों पर अत्यधिक गर्मी यानी कि लोकलाइज्ड हॉटस्पॉट्स पैदा हो जाती है। तो इससे आग लगने के खतरे बढ़ जाते हैं। तीसरा है जो पुअर क्वालिटी वायरिंग है, यानी कि सस्ते और ख़राब वायरिंग का इस्तेमाल करना। और चौथा है आपका एब्सेंस ऑफ आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस, यानी कि बिजली के बोर्ड में आर्क फॉल्ट प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो चिंगारी उठते ही बिजली काट देते हैं का नहीं होना। तो ये सब कारण होते हैं जो कि आइडेंटिफिएबल कॉजेज होते हैं, जिसको पहचाना जा सकता है, जिसको ढूंढा जा सकता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दीज कॉजेज, अब बोल रहा है कि ये जितने भी कारण है ना, इसको समझना इज की टू प्रिवेंटिंग, की टू जो होता है ना, ये प्रीपोजिशन है इसलिए यहाँ पर आईएनजी लगता है, इज की टू प्रिवेंटिंग सिमिलर ट्रेजेडीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये जो कारण बताए गए हैं, ये 4 कारण, ये सारे कारण को अगर समझ लें अच्छी तरह से, तभी हम भविष्य में जो होने वाले ऐसे ही अन्य हादसों को रोकने का रास्ता खोज पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि बिना बीमारी समझे जो है इलाज मुमकिन तो है नहीं। तो दिस रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्गर कल्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए ये लाइन कितना अच्छा है। इसमें जो है ना, इसमें जो ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्गर कल्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि एक जांच की जो है ना एक मजबूत संस्कृति की ज़रूरत है। यानी कि हमें जो है अपने देश में जांच करने के तौर तरीकों को बदलना होगा। इसका मतलब यह है कि किसी हादसे के बाद सिर्फ खानापूर्ति के लिए जांच ना हो, बल्कि गहराई से वैज्ञानिक तरीकों से सच का पता लगाया जाए ताकि कमियां हमेशा के लिए दूर हो। ठीक है, तो इंडिया सफर्स फ्रॉम इनएडिक्वेट फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड
fire forensics experts capable of conducting rigorous root cause analysis and recommending systemic remedies। ठीक है, तो भारत के पास ना मतलब कि कह रहा है कि भारत जो जूझ रहा है कौन चीज़ से, फ्रॉम इनएडिक्वेट, एक अपर्याप्त फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से और शॉर्टेज ऑफ ट्रेन फायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जो कि कैपेबल होते हैं कंडक्ट करने के लिए रिगरस, एक बहुत ही कठोर रूट कॉज एनालिसिस को, एंड रिकमेंडिंग सिस्टमिक रेमेडीज़, और रिकमेंड करने के लिए एक पूरी तरह से इसके रेमेडीज़ को यानी कि उपचार को। यानी कि यहाँ पर दो जो बात है, दो कमी जो है वहाँ पर एडिटोरियल इस बात को उठा रहा है, वो दो कमी है। पहला तो हमारे पास जो कमी है कि हमारे पास आग बुझाने के लिए पर्याप्त साधन और आधुनिक गाड़ियाँ या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, एक तो ये है कि फायर फाइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरा क्या है कि सबसे बड़ी जो कमी हो वो क्या है कि फायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, यानी कि शॉर्टेज ऑफ ट्रेंड फायर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स नहीं है हमारे पास। यानी कि आग कैसे लगी इसकी वैज्ञानिक जांच करने वाले जो विशेषज्ञ हैं उसकी बहुत ही भारी कमी है। तो ऐसे विशेषज्ञों की कमी के कारण हम हादसों की गहराई से जांच नहीं कर पाते हैं और न ही ऐसे उपाय ढूंढ पाते हैं जो पूरे सिस्टम को हमेशा के लिए सुरक्षित बना सके। तो सिस्टमिक रेमेडीज जो है इस वजह से नहीं आ पाता है। विदाउट सच एक्सपर्टीज, इस तरह के एक्सपर्टीज के बिना लेसन्स फ्रॉम ईच डिजास्टर, मतलब प्रत्येक हादसे से जो हमें जो सबक मिलती है, जो सीख मिलती है, वो क्या होगा, लिमिटेड होगा, रिमेन लिमिटेड, मतलब कि अधूरा रहेगा और सीमित रहेगा। यानी कि कभी भी अपनी कमियों को पूरा नहीं सीख पाएंगे और हादसे दोबारा होते रहेंगे। द चैलेंज देयरफॉर, इसलिए जो चुनौती है, देयरफॉर इसलिए डिमांड्स, वो डिमांड्स करती है नेशनल रिस्पॉन्स, ये नेशनल रिस्पॉन्स की डिमांड करती है। ये नहीं कि मतलब कि क्या कहेंगे, जैसे छोटे शहर या जो राज्य का छोटा मामला समझ के इसको छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए एक नेशनल रिस्पॉन्स की ज़रूरत है, यानी कि पूरे देश के स्तर पर कड़े कानून और कदम उठाने की सख्त ज़रूरत है। इंडियाज़ एम्बिशन, भारत का जो एम्बिशन है, जो आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है क्या होने का, बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश बनने का, ठीक है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको अलग नहीं किया जा सकता है फ्रॉम द इम्पेरेटिव, उस अनिवार्यता से, उस आवश्यकता से। वो आवश्यकता क्या है, इंश्योरिंग पब्लिक सेफ्टी, यानी कि जो पब्लिक सेफ्टी यानी लोगों की जो सुरक्षा है उसको, उससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि अगर लोग सुरक्षित नहीं है तो सड़कों और बड़ी बिल्डिंगों की तरक्की का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसलिए इसको सेपरेट नहीं किया सकता है। येट, फिर भी जो है, या इसके बावजूद जो है, मेनी बिल्डिंग्स लैक मैंडेटरी फायर डिटेक्शन, फिर भी जो है कई सारे जो इमारतें हैं उसमें मतलब कि अभाव है अनिवार्य मैंडेटरी फायर डिटेक्शन का एंड सप्रेशन सिस्टम का, मतलब कि अग्नि बुझाने का सिस्टम जो होता है ना उसका, दैट आर स्टैंडर्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, जो स्टैंडर्ड है डेवलप्ड कंट्रीज में। यानी कि भारत की बहुत सारी इमारतों में वे जरूरी सिस्टम नहीं लगे हैं जो आग का पता लगाते हैं, फायर डिटेक्ट करते हैं या फिर आग को बुझाते हैं, सप्रेशन सिस्टम, जैसे वाटर स्प्रिंकलर जो होता है वो। ये सारे सिस्टम विकसित देशों की हर बिल्डिंग में कानूनी रूप से अनिवार्य होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड होते हैं, पर हमारे यहाँ इनकी धड़ल्ले से अनदेखी की जाती है कि नहीं। अ विकसित भारत मस्ट ऑल्सो बी असुरक्षित भारत, यही चीज़ कहा जा रहा है ऊपर के हेडलाइन में। एक विकसित भारत को जो है ना वो सुरक्षित भारत भी होना पड़ेगा, यानी कि अनिवार्य रूप से सुरक्षित भारत भी होना होगा। यानी कि हम दुनिया की जो तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने का दावा तब तक नहीं ठोक सकते जब तक हम अपने बच्चों और नागरिकों को आग जैसी बुनियादी दुर्घटनाओं से सुरक्षा की गारंटी न दे दें। तरक्की और सुरक्षा दोनों साथ साथ ही चल सकते हैं, ठीक है। अ नेशन वाइड असेसमेंट, एक राष्ट्रव्यापी जो एक जांच है, जो एक असेसमेंट है, जो आकलन है कह सकते हैं,
जो असेसमेंट है ऑफ बिल्डिंग सेफ्टी का, इवन थ्रू अ साइंटिफिकली डिज़ाइन सैंपल सर्वे, भले ही जो है ये एक साइंटिफिकली तरीके से जो डिज़ाइन किया हो सैंपल सर्वे के ही थ्रू हो, ये एक देगा, वैल्यूबल डाटा देगा रिफॉर्म के लिए। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है कि पूरे देश में जितनी भी इमारतें हैं उनकी सुरक्षा की एक पूरी जांच होनी चाहिए, नेशन वाइड असेसमेंट होनी चाहिए। अगर सभी बिल्डिंगों की जांच करना बहुत बड़ा काम है तो हम एक वैज्ञानिक तरीके से ना तैयार किए गए सैंपल सर्वे यानी कि कुछ चुनिंदा इलाकों की जांच करके उस जरिए से भी शुरुआत कर सकते हैं। इससे सरकार को एक बहुत ही कीमती और एक वैल्यूबल डेटा मिलेगा जिसके दम पर हम सुरक्षा कानूनों में बड़े और जरूरी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, द टास्क में बी लार्ज, ये जो बोल रहा है ना, ये जो टास्क है, ये जो मतलब कि जो काम है ना, ये बहुत बड़ा हो सकता है, मे बी लार्ज, बट द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ इनएक्शन आर फार ग्रेटर। ठीक है, यानी कि पूरे देश की जो बिल्डिंगों की जांच करना, उन पर नियम लागू करना बहुत बड़ा और थका देने वाला काम भले हो सकता है, लेकिन इसमें जो अगर हम इस डर से कोई कदम नहीं उठाएंगे, इनएक्शन होगा, तो उसके बाद जो मासूम इंसानों की जानें जाएंगी और देश का आर्थिक नुकसान होगा, वो इस काम की कठिनाई से कहीं ज़्यादा बड़ा और भयानक होगा। इसलिए एक्शन लेना ही एकमात्र उपाय या रास्ता है। समझ गए? तो आज के एडिटोरियल से साफ है कि असली विकास सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में नहीं बल्कि नागरिकों की सुरक्षा में झलकता है। एक विकसित भारत तभी मुमकिन है जब हमारा हर छात्र और हर नागरिक पूरी तरह से सुरक्षित हो। ठीक है, मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से आज का आपका सवाल है, बढ़ते शहरीकरण के बीच सार्वजनिक सुरक्षा और प्रशासनिक जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। अगर आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस और इसके व्याकरण के पॉइंट्स यानी कि ग्रामर के पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथी एक्सपीरियंस के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एडिटोरियल के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।